मूवी की शुरुआत में एक गाड़ी सिटी के अंदर एंटर करती है, लेकिन जब ड्राइवर देखता है कि पूरे शहर के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है तो उसे अजीब लगता है। ड्राइवर उन लोगों से पूछता है जो गाड़ी पर स्प्रे कर रहे थे कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्ट्री में सिर्फ एक छोटा सा गैस लीकेज हुआ है और अब उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया है। ये सिर्फ एक सिंपल सेफ्टी प्रोसेस है। ड्राइवर फिर सिटी के अंदर रास्ते पर आगे बढ़ता है। जब वो ड्राइव कर रहा होता है उसका फोन बजता है। वो फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। वो गाड़ी रोककर देखता है कि एक हिरन उसकी गाड़ी के नीचे आ गया है। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस ये चेक करता है कि गाड़ी ठीक है और फिर वापस रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वही हिरन जो टायर के नीचे आ गया था दोबारा जिंदा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है एक लग्जरी ऑफिस में। वहां हम देखते हैं साको को जो फोन पर बात कर रहा होता है एक कंपनी के शेयर बेचने के बारे में, क्योंकि उस कंपनी के शेयर बहुत ऊपर चले गए हैं। समझ आता है कि उसका काम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। कॉल कट करने के बाद साको इंटरनेट पर न्यूज पढ़ता है कि समुद्र में अचानक मछलियां मरने लगी हैं। साको फिर गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो अपनी एक्स वाइफ से फोन पर बात करता है। कल उनकी बेटी का बर्थडे है और वाइफ चाहती है कि बेटी भूषण सिटी में उसके साथ दिन बिताए, लेकिन साको मना कर देता है कि बेटी अकेली इतना सफर तय नहीं कर सकती और मेरे पास इतना समय नहीं है, और कहता है एक हफ्ते में मैं फ्री होकर मैं खुद उसे ले आऊंगा। फोन कट करके वो घर पहुंचता है जहां उसकी माँ उसे मिलती है और बताती है कि उसकी बेटी कितनी उदास रहने लगी है, क्योंकि हर बार उसे अपना बर्थडे अकेले ही मनाना पड़ता है। फिर वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है। बेटी ब्लैंकेट के अंदर छुपके से अपनी माँ से फोन पर कह रही होती है कि वो अकेली ट्रेन पकड़कर आ सकती है, लेकिन जैसे ही उसे पापा के आने का पता चलता है तुरंत कॉल कट कर देती है। बेटी का नाम है सुगान। साको से कहता है कि अभी मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली जाओ, मैं फ्री होकर तुम्हें खुद ले जाऊंगा। और वो चाहता है कि वो अकेली मत जाए। फिर वो उसे एक गिफ्ट देता है। जब सुगन गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि ये वही गिफ्ट है जो पापा ने पिछले साल ही दिया था। साको अपनी बेटी से माफी मांगता है कि वो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे ये याद ही नहीं रहा, और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। सुगान कहती है कि उसे बस अपनी माँ के पास जाना है, लेकिन साको कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम में माँ आती है और उसे कहती है कि बेटी में बहुत चेंज आ गया है। वो अब हमेशा उदास रहती है, ना खेलती है ना हंसती है। ये सब उनके डिवोर्स के बाद हुआ। माँ उसे एक स्कूल फंक्शन की वीडियो कैसेट देती है जिसमें सुगान स्टेज पर गा रही थी। सिर्फ दादी ही फंक्शन में गई थी। साको जब वीडियो देखता है तो उसके चेहरे पर अपनी बेटी का गम साफ दिखाई देता है। उस वक्त उसने डिसाइड किया कि अभी सगुन को लेकर उसकी माँ के पास जाएगा। रास्ते में जब वो कार से जा रहे होते हैं तभी उसके सामने कई फायर ट्रक, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजरती हैं, एक बड़ी आग को बुझाने के लिए जो सिटी में लगी है। लेकिन साको ये सब इग्नोर करके स्टेशन तक पहुंचता है और भूषण जाने वाली ट्रेन को पकड़ लेता है। ट्रेन में एक बास्केटबॉल टीम भी है जो मैच के लिए जा रही होती है। जब ट्रेन असिस्टेंट प्लेटफॉर्म पर चेक करता है कि सब अंदर आए या नहीं, तभी एक लड़की भागकर ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है जैसे किसी से बचकर आ रही हो। डोर क्लोज होते ही ट्रेन चल पड़ती है। सुगान विंडो से देखती है कि प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर असिस्टेंट पर किसी ने अचानक अटैक कर उसे मार दिया। जो लड़की लास्ट मोमेंट पर ट्रेन में चढ़ी थी उसके पैर पर भी बाइट के निशान थे। वो उनको बांधने की कोशिश कर रही थी ताकि खून रुक जाए और किसी को पता ना लगे। इसी वक्त एक पैसेंजर एक अजीब से इंसान को ऑब्जर्व करता है जो बाथरूम में गया था और बहुत समय से बाहर नहीं आया। उसने एक टीटी को इन्फॉर्म किया कि जाकर चेक करो। सुगान जो नेचुरली बहुत शरारती थी चुपके से उनके पीछे चल पड़ती है बिना पापा को बताए। टीटी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अंदर एक बहुत डरा हुआ आदमी निकलता है। वो बार बार बोल रहा होता है सब मर गए, कोई जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन टीटी को उसकी बात समझ नहीं आती और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर आ जाए। उसी वक्त जिस लड़की के पैर पर बाइट के निशान थे वो ट्रेन के बीच में चल रही होती है और अचानक रास्ते में गिर जाती है और उसका जिस्म जोर जोर से हिलने लगता है। एक ट्रेन असिस्टेंट ने उसे देखा और तुरंत अपने डिवाइस पर रिपोर्ट किया कि उसे मेडिकल सपोर्ट चाहिए अभी के अभी। लेकिन उसने अचानक देखा कि वही लड़की उठकर उसके पीछे आ गई है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसने असिस्टेंट पर हमला कर दिया जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गई। फिर वो दोनों लड़कियां पूरे ट्रेन के पैसेंजर पर टूट पड़ती हैं।
जो इन्फेक्टेड होता है वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और बाकी लोगों पर हमला करने लगता है। सुगान बाथरूम जाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा एक आदमी डोर पर खड़ा है क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अंदर है। उस आदमी ने सुगान से कहा कि वो अगले डिब्बे के वॉशरूम में जाए। सुगान वहां गई और डोर बंद कर लिया। इसी वक्त उसके पापा का फोन बजता है और उसकी नींद खुलती है। स्क्रीन पर वो देख लेता है कि शहर में इन्फेक्शन फैल गया है। ज़ॉम्बिस लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें मारकर खुद भी ज़ॉम्बिस बना रहे हैं। वो तुरंत बेटी को ढूंढने लगता है जो उसके पास नहीं थी। जब उसने देखा कि ज़ॉम्बिस भागकर उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो जोर से बेटी का नाम चिल्लाता है क्योंकि उसे नहीं पता था वो कहाँ है। तब पीछे से बेटी की आवाज आती है। वो उसके पास दौड़ता है और उसे लेकर अगले डिब्बे की तरफ भागने लगता है, लेकिन पीछे का डोर क्लोज नहीं कर पाता, इसलिए बिना रुके भागता रहता है। जो हस्बैंड बाथरूम के डोर पर खड़ा था उसे भी टेंशन होती है। वो अपनी वाइफ का डोर नॉक करता है और उसे लेकर साकू के पीछे भागता है। साकू उन दोनों को अंदर लेकर डोर बंद कर देता है। साकू ने ऑब्जर्व किया कि ज़ॉम्बिस बस तभी अटैक करते हैं जब वो उन्हें देख लेते हैं, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर लगाकर डोर के ग्लास को कवर कर दिया ताकि ज़ॉम्बिस उन्हें देख ना सकें। अब ज़ॉम्बिस शांत हो जाते हैं क्योंकि उनको ग्लास के अंदर कुछ नजर नहीं आता। ट्रेन ड्राइवर ने माइक्रोफोन ऑन करके अनाउंस किया कि वो अगले स्टेशन पर नहीं रुकेंगे बल्कि उसके बाद वाले स्टेशन पर रुकेंगे, क्योंकि आर्मी ने पहले स्टेशन को ब्लॉक कर दिया है और पूरे ट्रेन पैसेंजर्स को सिक्योर करना उनका काम है। एक पैसेंजर ने पूछा कि क्या वो जानता नहीं क्या हो रहा है। ड्राइवर ने कहा कि जो कुछ ट्रेन में हो रहा है वही सब शहरों में भी हो रहा है और रुकने का डिसीजन उसके हाथ में नहीं है बल्कि उसके सीनियर का ऑर्डर है। उसने सबको एडवाइज किया कि अपना ध्यान रखो जब तक अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। सब पैसेंजर्स तुरंत इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने लगे समझने के लिए कि क्या हो रहा है। वहां उन्हें समझाया कि एक वायरस फैल गया है जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना रहा है और जो भी उनके बाइट का शिकार होता है वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स टीवी पर आकर लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कहते थे कि अफवाहों पर ध्यान मत दो, सब कंट्रोल में आ जाएगा। साकू ने अपनी बेटी को सेफ देखकर अपनी माँ को फोन किया, लेकिन माँ ने सिर्फ इतना कहा कि खुद का और बेटी का ख्याल रखे। उसके बाद फोन पर अजीब सी आवाजें आने लगी और साको समझ गया कि उसने माँ को भी खो दिया है। फिर भी उसने अपनी बेटी के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उसे कहा कि वहीं बैठी रहे, मैं अभी आता हूँ। वो अगले डब्बे में कॉल करने के लिए गया। उसने अपने एक आर्मी वाले दोस्त को फोन लगाया और पूछा कि जिस शहर में ट्रेन रुकेगी क्या वो सेफ है या नहीं। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ उसकी बेटी भी है। आर्मी वाले दोस्त ने कहा कि जैसे ही ट्रेन शहर में रुकेगी आर्मी सब पैसेंजर्स को क्वारंटाइन में डाल देगी और उसने साको को एडवाइज किया कि मेन स्टेशन पर ना जाए और स्टेशन के साइड में ही आगे बढ़ते रहना है, मैं अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। साको ने उसका शुक्रिया अदा किया। तभी साको नोटिस करता है कि वही होमलेस आदमी जो पहले बाथरूम में मिला था अब वो सीट्स के बीच में बैठा सब सुन रहा था। ट्रेन पहुंचती है उस स्टेशन पर जहां ड्राइवर ने पहले अनाउंस किया था कि वो रुकेंगे नहीं। पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को देखते हैं जो गुहार लगा रहे होते हैं कि उन्हें साथ ले जाओ, हमें बचा लो, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती और पैसेंजर्स हैरानी के साथ उन्हें देखते रहते हैं जैसे ज़ॉम्बिस उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ट्रेन अपने रुख पर आगे बढ़ने लगती है। प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड सुगन के पास खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि उसके पापा क्या काम करते हैं। सुगान ने बताया कि पापा स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो वो आदमी हंसने लगा। उसकी पत्नी ने एक मुस्कान के साथ सुगान को मिठाई दी जो उसके पास थी। उसका हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रखा ताकि वो बेबी की किक को फील कर सके। सुगान बहुत खुश हुई जब उसने बेबी की मूवमेंट महसूस की। उसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है। यहाँ पर ड्राइवर ने बोला था कि वो रुकेंगे। पहले सभी पैसेंजर्स नीचे उतरने से डर रहे थे, फिर एक आदमी आगे बढ़ा और नीचे उतर गया। उसके बाद सब लोग उसके पीछे उतर गए। सब लोग स्टेशन में चलने लगे जो बिल्कुल खाली था और मेन स्क्वायर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन साको और उसकी बेटी ने बैरियर तोड़कर उस रास्ते की तरफ जाना चुना जो उसके दोस्त ने बोला था। तब उसने देखा कि वही होमलेस आदमी उनके पीछे आ रहा है जो पहले उसकी कॉल सुन चुका था। उसने साको से कहा, मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं। जब सुगान को बात समझ आई तो वो वापस जाकर बाकी लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने उसे रोक दिया। अब दूर एक आर्मी सोल्जर से दिखाई दिया। होमलेस आदमी दौड़कर हाथ हिलाने लगा। साको ने अपनी बेटी से कहा, अपनी जगह से हिलना मत, और खुद चेक करने जाने लगा।
लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी आर्मी सोल्जर्स के पीछे आ गया और उन पे हमला कर दिया। ये देखकर होमलेस आदमी डर के मारे गिर गया। फिर उनके पीछे से ज़ॉम्बीज का एक पूरा झुंड निकल कर आया और उन सब पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ जो आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थे उन्हें भी कुछ अजीब लगा। जब वो मेन स्क्वायर के पास पहुंचे तो देखा कि जो सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थे वो सब भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और उन्हें देखते ही वो सब उन पर टूट पड़े। उस आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उठाया और दूसरी तरफ सीढ़ियों पर भागने लगा। दोनों ने जल्दी से भागकर अपनी जान बचाई। साको ने जब देखा कि ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर रहे हैं वो तुरंत अपनी बेटी की तरफ दौड़ता है और जोर से उसका नाम चिल्लाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज सुगान तक पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक वही आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ वहां आकर सुगान को बचा लेते हैं। साको खुद को बचा नहीं पाया और एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला था कि तुरंत होमलेस आदमी आया। उसने अपनी जैकेट से ज़ॉम्बी का चेहरा ढक दिया और साको को खींचकर उस दरवाजे की तरफ ले गया जहां वो कपल और बास्केटबॉल टीम का कुछ प्लेयर खड़े थे। अब सब मिलकर डोर क्लोज करने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़ॉम्बी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। बाकी पैसेंजर्स जल्दी से वापस ट्रेन की तरफ दौड़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज ने स्टेशन के ऊपर के ग्लास कॉरिडोर का शीशा तोड़ा और नीचे गिरकर पैसेंजर पर हमला करना शुरू कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे, एक तरफ कुछ लोग और दूसरी तरफ कुछ लोग। जब बचे हुए लोग ट्रेन तक पहुंचे उन्होंने कंडक्टर को बोला ड्राइवर को इन्फॉर्म करे कि सब लोग वापस आ गए हैं और ट्रेन चलानी चाहिए। लेकिन बास्केटबॉल टीम की एक चीयर लीडर लड़की मना करती है क्योंकि उसके टीममेट अभी नहीं आए थे। पर एक पैसेंजर्स ने उसे जोर से धक्का दिया और कंडक्टर को धमकाया कि अभी ट्रेन चलानी ही पड़ेगी वरना सबकी जान चली जाएगी और कंडक्टर ने उसकी बात मान ली। साको, बास्केटबॉल के प्लेयर्स और होमलेस आदमी अभी तक डोर क्लोज नहीं कर पाए थे। ज़ॉम्बीज ने ग्लास तोड़कर उन पर हमला कर दिया तो सब भागकर ट्रेन की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे 2 बास्केट प्लेयर ज़ॉम्बीज का शिकार हो गए। सिर्फ एक प्लेयर बचा जो प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा था। उसे साको ने खींचकर अपने साथ ले लिया और दोनों ट्रेन में चढ़ गए। सबसे पीछे प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड था जो प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था। साको ने उसके लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसने ग्राउंड पर पड़ा एक पुलिस शील्ड उठाया और ज़ॉम्बीज को रोकता हुआ आखिरी मोमेंट पर ट्रेन पे चढ़ गया। अब पैसेंजर 3 अलग डिब्बों में डिवाइड थे। सबसे बड़ा ग्रुप नंबर 15 में था जिसमें उन्होंने विंडोज को कपड़ों से कवर किया था। सुगन, प्रेग्नेंट लेडी, एक बूढ़ी सिस्टर और होमलेस आदमी दूसरे डिब्बे में थे और साको, प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड और एक बास्केटबॉल प्लेयर तीसरे डब्बे में थे। सुगन और प्रेग्नेंट लेडी ने देखा कि वो दोनों ज़ॉम्बीज से गिर गए हैं जो दोनों तरफ के डिब्बों में थे। तब प्रेग्नेंट लेडी को एक वॉशरूम का डोर ओपन दिखा। वो सब अंदर घुस गए और डोर बंद कर दी। साको अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। उसने नोटिस किया कि प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ से बात कर रहा है और उसे समझ आता है कि उसकी बेटी उनके साथ है। बास्केटबॉल प्लेयर ने भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात की और उसे बताया कि उनके टीममेट्स सब मर चुके हैं। प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड ने साको को बताया कि उसकी वाइफ और सुगन बाथरूम में फंसी हुई हैं और उन्हें बचाना जरूरी है, इसलिए तीनों ने रेस्क्यू करने के लिए तैयारी शुरू की। वो पहले डिब्बे के अंदर जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। साको ने एक बात नोटिस की, जब ट्रेन टनल के अंदर जाती थी और अंधेरा हो जाता था ज़ॉम्बीज की मूवमेंट स्लो हो जाती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस वीकनेस का वो यूज करेंगे और जब ट्रेन टनल में जाएगी तो ज़ॉम्बीज के बीच में से निकल जाएंगे। साको ने अपना फोन यूज किया ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका सके और सभी वहां से निकल सकें। इस तरह वो वॉशरूम तक पहुंचते हैं और वो आदमी अपनी वाइफ को और साको अपनी बेटी को सेफ देखता है तो खुश हो जाता है। लेकिन खुशी का वो मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया क्योंकि ट्रेन टनल से बाहर निकल गई। वॉशरूम के दूसरे हिस्से में साको ने अपने मोबाइल का यूज किया ताकि वो समझ सके कि अगला टनल आने में कितना टाइम है। उसने अपने साथियों को बोला कि जैसे ही वो टाइम आएगा सबको भागना होगा। बास्केटबॉल प्लेयर ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज भेजा जिसमें प्लान बताया। लड़की खुशी में बाकी पैसेंजर्स को बता देती है कि उनके पुराने साथियों में से कुछ अभी भी जिंदा हैं। लेकिन उसी वक्त एक आदमी सामने आता है और चिल्लाकर कहता है कि उन्हें अपने डिब्बे में आने नहीं देना चाहिए क्योंकि शायद उनमें से कोई इन्फेक्टेड हो, और बाकी पैसेंजर्स भी उसकी बात मान जाते हैं। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर जाती है सब लोग बाथरूम से निकलकर धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बीज को पता न लगे। सब लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं लेकिन होमलेस आदमी सीट्स के बीच में गिर जाता है। साको उसे बचाने के लिए वापस जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि 3 काउंट करने पर बाहर निकलेंगे।
लेकिन गलती से उस आदमी का पैर एक खाली कैन पर पड़ जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों भागकर डिब्बे में पहुंच जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड डोर बंद नहीं कर पाता क्योंकि एक ज़ॉम्बी का सर उसमें अटक जाता है। बास्केटबॉल प्लेयर डब्बे नंबर 15 तक पहुंच जाता है, लेकिन अंदर के लोग डर के मारे डोर नहीं खोलते। वो ग्लास तोड़ने लगता है और दूसरी साइड एक ज़ॉम्बी ने प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड को हाथ पर काट लिया था। उसने तुरंत समझ लिया कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनेगा। साको उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अपनी बेटी और दूसरों को बचाकर भाग जाए। फिर वो अपनी वाइफ को चिल्लाकर कहता है कि तुम भी भागो, और फिर वो ज़ॉम्बीज़ को रोकता है ताकि बाकी लोग बच सकें, और इसी के चलते उसकी मौत हो जाती है। अब साको और बाकी सब गिलास तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर के पैसेंजर्स फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होते। अंदर आते ही साको गुस्से में उस सेल्फिश आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसकी वजह से ही अभी होने वाले बेबी के बाप मर गया। फिर भी वो आदमी कहता है कि नए आए हुए लोगों उनके साथ नहीं रुक सकते, क्योंकि पक्का उनमें से कोई इन्फेक्टेड है। तब साको, उसकी बेटी, प्रेग्नेंट लेडी, होमलेस आदमी और बास्केटबॉल प्लेयर सब उस डिब्बे को छोड़कर अलग निकल जाते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ हो जाती है। इसी वक्त एक बूढ़ी लेडी अपनी बहन को ज़ॉम्बीज़ के बीच में देख लेती है और बिना किसी को बताए डोर खोल देती है। ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जो भूषण सिटी के पास था। ड्राइवर माइक पर अनाउंस करता है कि वो एक ट्रेन को ढूंढने की कोशिश करेगा जो उन्हें भूषण ले जा सके, और वो नीचे उतरकर दूसरी ट्रेन ढूंढने चला जाता है। इसी वक्त साको को अपने फ्रेंड का फोन आता है। वो कहता है कि अब भूषण का डिफेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम सेफ रहोगे। ये सुनकर साको सबको बोलता है कि अभी हमें उतरना होगा और किसी भी कीमत पर भूषण पहुंचना होगा। दूसरी तरफ सेल्फिश आदमी और एक ट्रेन असिस्टेंट बाथरूम में छुपे हुए थे। उन्होंने भी ड्राइवर की अनाउंसमेंट सुनी। सेल्फिश आदमी ने असिस्टेंट से बोला, हमें तुरंत उतरना होगा और नई ट्रेन पकड़नी होगी। असिस्टेंट एग्री करता है, लेकिन जब वो पहले निकलता है, सेल्फिश आदमी उसे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर धक्का दे देता है और खुद भाग जाता है। तब एक जलती हुई ट्रेन तेज रफ्तार में उनके ट्रैक्स पर आ जाती है और साको की ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल उनके ऊपर होते हैं। साको तुरंत एक एग्जिट डोर ढूंढने लगता है। एक ग्लास टूट चुका होता है जहां से ज़ॉम्बीज़ घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। होमलेस आदमी अपनी जान दे देता है उन्हें रोकने के लिए, ताकि प्रेग्नेंट लेडी और सुगन भागकर निकल सकें। उस वक्त चीयर लीडर लड़की भी बची हुई होती है, लेकिन अकेली अचानक उसका बॉयफ्रेंड उसे डब्बे में खींच लेता है। लेकिन वहाँ सेल्फिश आदमी भी होता है। उसने उन्हें देखते ही चीयर लीडर को ज़ॉम्बीज़ के सामने धक्का दे दिया ताकि वो बिजी हो जाए और खुद बच सके। चीयर लीडर को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं और जब बास्केटबॉल प्लेयर उसे खींचता है तब तक वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो उसे भी काट लेती है और दोनों मर जाते हैं। अब सिर्फ सेल्फिश आदमी, साको, उसकी बेटी और प्रेग्नेंट लेडी बचे थे। साको ने एक ट्रेन देखी जो भूषण की तरफ जा रही थी। वो अपने ग्रुप के साथ भागकर उस तक पहुंचता है। सब लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ ने ट्रेन को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। साको को डर लगता है कि शायद ज़ॉम्बीज़ की वजह से ट्रेन रुक ना जाए, इसलिए वो उन्हें पैरों से मार मार कर गिराता है। फिर वो ड्राइवर के कैबिन में जाता है और देखता है कि अंदर वही सेल्फिश आदमी है। वो आदमी भी अभी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने लगते हैं। उनको बचाने के लिए साको ने खुद को एक चेन से बांध लिया और ज़ॉम्बी को मुंह से पकड़ लिया ताकि वो उन्हें काट ना सके। फिर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, लेकिन उसने देखा कि उसे भी काट लिया गया है, तो उसने तुरंत प्रेग्नेंट लेडी और अपनी बेटी को ड्राइवर के कैबिन में ले गया और उन्हें समझाया कि ट्रेन की ब्रेक्स कहाँ मिलेंगी। अपनी बेटी को अलविदा कहा और उन्हें अंदर लॉक कर दिया। फिर वो खुद ट्रेन से बाहर चला गया। ट्रेन से गिरते वक्त उसने अपने बेटी के पैदा होने के समय को याद किया और अंतिम पल में खुद को कंट्रोल करके गिर गया। ट्रेन प्रेग्नेंट लेडी और सुगान को लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन एक डेड एंड पर रुक गई। दोनों उतरकर टनल के अंधेरे में चलने लगे। उन्हें आर्मी सोल्जर्स देख लेते हैं जो शहर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाते कि वो ज़ॉम्बीज़ हैं या सर्वाइवर्स। स्नाइपर को ऑर्डर मिलता है कि वो गोली चला दे, लेकिन उसी वक्त सुगान गाना गाने लगती है, वही गाना जो उसने अपने स्कूल फंक्शन में गाया था। यह सुनकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वो इंसान है, ज़ॉम्बीज़ नहीं। वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।